हेलो हेलो। ठीक रहेगा भाई। मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपको संबोधित करेंगे। माननीय राव साहब से आग्रह है आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय मयूख जी। आज हम एक बड़े विषय को देश के सामने रखने जा रहे हैं, जिससे हम खुद और पूरे देश बहुत आश्चर्यचकित होगा। यह जो मामला है, ये राहुल गांधी जी की अमेठी में उनके नामांकन पत्र को लेकर जो एक आक्षेप, एक एप्लीकेशन डाला गया उनकी ऑब्जेक्शन में, उसको लेकर है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने, अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो इस नाम निर्देशन पत्र पर आक्षेप की सुनवाई को स्थगित करते हुए आज एक आदेश जारी किए हैं, जो इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा, जो अपने आप में एक बड़ी, एक आश्चर्यचकित करने वाली एक बड़ी खबर है। और इसमें क्या लिखा है, अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर से दिया हुआ पत्र है। मैं इसको सुनकर, इसको पढ़कर सुनाऊंगा। उसके बाद जो उस आक्षेप पत्र में क्या क्या आक्षेप लिए गए उसके बारे में मैं सबको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहला, नाम निर्देशन पत्र पर आक्षेप की सुनवाई का स्थगन आदेश। ये आज के दिन की जो आदेश है। आज दिनांक 20/4/2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए नामांकन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी श्री राहुल गांधी के नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा हेतु प्रातः 11 बजे से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। आज सुबह 11 बजे उसका स्क्रूटिनी शुरू हो गया था और श्री राहुल गांधी के नाम पुकारने पर उनके नामांकन पत्रों पर क्रमशः अभ्यर्थी श्री अफजल वारिस पुत्र, रियासत निवासी, पूरे छेदी मजरे, कोइलारा, मुकारपुर पोस्ट, जिला अमेठी, मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं, को 2-3 लोगों का नाम दिया गया इसमें। श्री राहुल गांधी की अधिवक्ता श्री राहुल कौशिक द्वारा उक्त आक्षेपों के खंडन के लिए समय मांगा गया। जब आक्षेप दिए गए तो उन्होंने कहा, उनकी अधिवक्ता, उनके लॉयर ने कहा, उनका नाम है राहुल कौशिक, ये राहुल गांधी जी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा, हमें समय चाहिए इन आरोपों को खंडन करने के लिए, हमारे पास जानकारी नहीं है और हमें समय चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि हर इलेक्शन एजेंट के पास, उनके लॉयर जो कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास सारी जानकारी उपलब्ध रहती है और तुरंत उसका खंडन, यदि सत्य से दूर है तो तुरंत किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया और समय मांगा। और उक्त आक्षेपों के खंडन एवं श्री राहुल गांधी के सभी 4 नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा दिनांक 22/4/2019 को प्रातः 10:30 बजे उस समय तक स्थगित की जाती है। आक्षेप की सुनवाई दिनांक 22 तारीख को, सोमवार को 10:30 बजे पुनः की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो आरोप, जो आक्षेप किए गए और उन आक्षेपों का जवाब राहुल गांधी जी को, उनको प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के पास नहीं थे। और यह क्या आरोप हैं या क्या आक्षेप हैं,
ये जानकर पूरे देश आश्चर्यचकित होगा। मैं उसके बारे में आप सबको इस पत्र में क्या क्या उन्होंने आक्षेप लिए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके पहले एक बार इसका अनुवाद करते हुए अंग्रेजी में, टुडे द होल नेशन इज स्टन्ड दैट मिस्टर राहुल गांधी and his representative, lawyer by the same name Rahul Kaushik, he was not able to provide clarifications to the returning officer of Amethi constituency, who sought to know some details about the nomination papers filed by Mr. Rahul Gandhi on behalf of someone who has raised objections against Mr. Rahul Gandhi's nomination papers. The questions being raised in this letter, raising objections, are indeed very, very serious. And it is so stunning that Rahul Gandhi's legal representative does not have answers to these objections raised by the other candidates, and as a result, representative lawyer of Mr. Rahul Gandhi sought time for presenting his candidates' answers or his candidates' clarifications to these objections, and time has been provided until Monday morning, 22nd, 10:30 a.m. This time has been sought by Rahul Gandhi's representative and has been granted till Monday morning. I think it's a matter of great surprise that the questions that have been raised, in the objections that have been raised, could not be clarified by the Rahul Gandhi's representative. But we would certainly want Congress party to answer them in Delhi today. And we want Rahul Gandhi to answer these questions today. कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को इनका जवाब देना पड़ेगा। उनको एक संविधान संस्था, जो चुनावी आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और रिटर्निंग ऑफिसर उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये जो सवाल जो पूछे गए इनका जवाब आज उनको देना पड़ेगा। इनमें सबसे चौंकाने वाली जो बात है, सबसे पहले मैं उसको उठाना चाहूंगा, यह है राहुल गांधी जी की नागरिकता को लेकर। यह सबसे पहला सवाल यह पूछा गया, क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? क्या राहुल गांधी किसी समय क्या ब्रिटिश सिटीजन बने या नहीं? क्योंकि ये डिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन एज टू नेशनैलिटी, ये एक ऑब्जेक्शन है। क्योंकि 2004 के उनके इलेक्शन एफिडेविट में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बैक ऑप्स लिमिटेड इस नाम के एक कंपनी में इन्होंने निवेश किया था, और 2005 के इस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स जो वहां सबमिट हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, इस कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनमें उनकी नेशनैलिटी, राहुल गांधी की नेशनैलिटी जी को, उनकी नागरिकता को ब्रिटिश सिटीजन कहा गया। जिस कंपनी में राहुल गांधी ने खुद निवेश किया, उसको माना 2004 में, उस कंपनी का नाम बैकऑप्स लिमिटेड है। उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो वहां ब्रिटिश सरकार के सामने जो सबमिट किए गए, उनमें राहुल गांधी जी के नाम एक ब्रिटिश नागरिक के तरह तहत दिखाया गया। क्या सवाल यह है, क्या राहुल गांधी उस समय ब्रिटिश सिटीजन बने थे क्या? यदि ब्रिटिश सिटीजन वो बने थे, ये भारत के कानून के उल्लंघन है। इंडियन सिटीजन एक्ट के तहत कोई भी भारत के नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिकता को स्वीकार करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी भारत नागरिकता चली जाती है। So we would want to ask Mr. Rahul Gandhi, the company in which you invested, and you refer to that company in 2004 election affidavit. The name of that company is Backops Limited.
It is a company registered in London. It's a company in which you served as a director. And the official documents submitted by this company, Backups Limited, to the British authorities in the form of a memorandum of association and annual returns for the period ending 21/8/2005. So documents submitted to the British authorities in 2005 clearly showed that you were a citizen of United Kingdom. And if you were a citizen there in that period, you would have automatically lost Indian citizenship, because Indian Citizenship Act 1955 clearly states that any citizen of India acquiring citizenship of any other country automatically forfeits his citizenship of India. So we would like to ask Mr. Rahul Gandhi, were you indeed a citizen were you indeed a British citizen in 2005 or earlier and later? And would that not automatically make you a non-citizen? Would that not render you into a person of Indian origin only, not a citizen of India? And once you lose your citizenship status, you are not qualified to contest any election to either the state assembly or to Indian parliament. So Mr. Rahul Gandhi must come out clearly today and tell us about the real story of his citizenship. क्या आपने भारत के नागरिकता को स्वीकार करके, क्या भारत के संविधान के साथ, भारत के साथ क्या आपने धोखा दिया है? क्या आपने झूठ बोलकर चुनाव लड़े हैं? यदि ये सही है तो क्या ये आधार काफी नहीं है आपकी योग्यता को खत्म करने के लिए आज के चुनाव में? The second issue pertains to the educational qualifications of Mr. Rahul Gandhi. In different affidavits filed over different elections from 2004 to 2009 Parliament, 2014 Parliament, and now 2019 Parliament elections, there is a discrepancy in his, or there has been an attempt to suppress facts, and also there is some haziness about his qualifications and the years in which he claims to have acquired those qualifications. In 2004 election affidavit, Mr. Rahul Gandhi's qualifications given, he had only given 2 qualifications: a senior secondary school certificate in 1989. We all know that is a 12th standard certificate. And after this, he only mentioned MPhil, which he supposedly got from Trinity College, Cambridge University, in development economics in 1995. There was no reference to any other qualification in between. But in 2009 and 2014 affidavits, again there are discrepancies. In 2009, he said he has introduced yet another qualification in between, which is Bachelor of Arts from Rollins College, Florida in 1994, and MPhil in Development Economics from Trinity College in 95. This development economics, in the next election affidavit, 2014, this qualification becomes MPhil in development studies. Either he does not remember what he studied, or he does not have a paper to show what qualification he acquired, because qualifications do not change. You cannot claim to have a MPhil in one discipline and then suddenly change it to something else. So it is certainly, and in 2019 affidavit, this development studies remains, but the real question is, I have a question. 1994, you have a bachelor's degree, and 1995, you claim to have a master's MPhil degree. I don't know which university in the world gives an MPhil immediately after a graduate degree. Generally, there is a postgraduate degree required, and you seem to be such an extraordinary student that university seems to have, I think you should have been featured on the university's website for acquiring such qualifications. But that scholarliness doesn't seem to be exhibited anywhere. So I think these are the discrepancies in his educational qualifications.
he has to come out and show a document as to what he filed in this election is indeed his educational qualification. I think this is what possibly the advocate has sought time for, and we hope he'll be able to show some paper before Monday or cover himself with unlimited embarrassment. राहुल गांधी जी की उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, शैक्षणिक जो उनके क्वालिफिकेशंस हैं, उनको लेकर बहुत संदिग्ध अवस्था में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनके हर चुनाव में उनके क्वालिफिकेशन में कुछ न कुछ अंतर हुआ है, बट लेकिन राहुल गांधी कोई पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं। बट लेकिन ये 2004 के पहले उन्होंने जो क्वालिफिकेशन एक्वायर किया, वो अतीत में जाकर के सर्टिफिकेट को कौन बदल सकता है। बट लेकिन लगता है राहुल गांधी जी के पास इस प्रकार की कोई कला है। उन्होंने 2004 के अपने एफिडेविट में केवल सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होने का जिक्र किया, वो 1989 में, और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया सीधा एमफिल होने का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 95 के साल में 1995 में, और 2009 आते आते इन्होंने बीच में एक डिग्री होने का उन्होंने जानकारी दी। वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा इन 1994। सो बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब ये अंडर ग्रेड की क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एमफिल पाने के लिए मेरे कितने भी अच्छे विद्यार्थी हो, मेरी 3 साल तो लग जाते हैं। बट लेकिन राहुल गांधी ऐसे सुपर स्टूडेंट लग रहे हैं कि 1 साल के अंदर उनको एमफिल मिल गया। 94 में बैचलर ऑफ आर्ट्स, 95 में उनको एमफिल मिल गया। वो भी 2009 में वो एमफिल था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और 2014 आते आते वो सब्जेक्ट ही बदल गया। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का नाम उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज कर दिया। ये कोई पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र तो नहीं है, ये अभी आपका ये आपकी पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो हर 5 साल में वो नाम तो नहीं बदल सकता है कोर्स का, तो फिर कैसे बदला है। और 2019 आते आते इन्होंने फिर वही जानकारी दी जो 2014 में दिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बदल गई। 2009 में उनकी सब्जेक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थी, अभी डेवलपमेंट स्टडीज बन गई है। ये इतने सारे कंफ्यूजन को बिल्कुल राहुल गांधी को चुप नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था के सामने अपनी योग्यता बताने के लिए उनको कोई चुप्पी नहीं साध सकते हैं, कोई रहस्य विषय नहीं रह सकता है, क्योंकि ये कानून का ये चुनावी हमारे चुनावी आयोग का ये आदेश है कि आपको पूरे क्वालिफिकेशंस को बताने हैं। और एक बहुत ही रोचक बात है, राहुल गांधी जी के नाम के व्यक्ति को किसी को इस प्रकार कोई ट्रिनिटी कॉलेज से कोई डिग्री ना मिला हो, इस प्रकार कई लोगों ने जानकारी हासिल की है। एक व्यक्ति है जिनका नाम राहुल विंसी है, वो 2004 में उनके नाम पर कोई एमफिल के डिग्री की जिक्र है। तो हमें देश जानना चाहता है क्या राहुल विंसी जी वही राहुल गांधी जी भी है क्या? ये 2004-5 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज ने एक एमफिल डिग्री डेवलपमेंट स्टडीज में ही दिया है, जिसकी दावा राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन वो राहुल विंसी के नाम दिया गया। ऐसे जानकार आप जैसे बहुत बहादुरी पत्रकारों ने ऐसे जानकारी निकाली है, तो इसलिए मैं मानता हूं सारे हमारे पत्रकार मित्र इसको विश्वास करेंगे और इसकी जवाब देना पड़ेगा। देयर इज नो वन इन द नेम ऑफ राहुल गांधी हैड एक्वायर्ड a MPhil in Development Studies from Trinity College. This has been established through inquiries at the university. Only one individual had acquired a degree, MPhil in Development Studies from Trinity College, Cambridge University in the year 2004 and 5. And that individual's name is Rahul Vinsy. We would like to know whether Rahul Gandhi goes by multiple names in different countries.
If he is a Rahul Vinci, is this again another case of citizenship in some other country? Or is it some other individual? I think it is for Mr. Rahul Gandhi to clarify all this mystery and place the facts before the people of this country, so that someone who claims to know all, someone who wants a documentary evidence for everything, should really put in the public domain his own qualifications. Otherwise, people will have serious doubts about his own authenticity. And the third issue is concerning his own property, his own income. There are questions that have been raised about that as well. He had shown himself to be an investor in Backops Limited in 2004 manifesto, in the 2004 election affidavit. He was a director and secretary of that company. And what happened to that particular income? What happened to that particular income? In the 2009 and 14, this reference to this particular company is not there. So has he sold his interest in this particular company? If so, how much money has he generated? Where has that money gone? These questions have not been answered. In addition to this, in a press conference we had raised last week how he had acquired properties in very prized properties from Unitech and others in Gurgaon without having paid anything. And at a time when Unitech's name was dragged into the 2G scandal, how come Rahul Gandhi acquired those properties without paying the due market price? These are questions that he will have to answer. उनके संपत्ति के संदर्भ में भी राहुल गांधी जी के उनके संपत्ति के संबंध में उनके आय उनके इनकम उनके सोर्सेज ऑफ इनकम न बताने का कारण भी आपत्ति जताई गई है। हम उम्मीद करते हैं ये सारे जानकारी देने में राहुल गांधी सक्षम होंगे और इसकी पूरी जानकारी देश के सामने रखेंगे। ये बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है देश में। देश जानना चाहता है इस केस में क्या राहुल गांधी केवल जैसा हर बार भाग जाते हैं, कई संस्थानों के विषय में जो जानकारी न देते हुए भागते हैं, उनके ऊपर आए हुए सवालों का जवाब न देते हुए ये भागने की परंपरा को उन्होंने जारी रखा है। आज एक संवैधानिक संस्था के सामने उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इनके पास कोई चारा नहीं है, उनको जवाब देना ही पड़ेगा और देश ये सारी जानकारी जानने के लिए काफी उत्सुक है। We will look forward to the revelations of Rahul Gandhi. He cannot get away from these questions because these questions have been asked not just in a press conference by the BJP. These are questions being asked of Rahul Gandhi by a constitutional authority as a part of the scrutiny of his application. We certainly look forward to answers forthcoming from Rahul Gandhi as a candidate in Amethi. But before this, we certainly expect someone who is well informed in the Congress party, or rather Rahul Gandhi himself, to clarify these doubts, because most of his spokespersons are completely in the dark about the dealings and about the suspicious nature of the activities of Rahul Gandhi, where he goes, where he travels. They seem to be in complete oblivion. So we would certainly want Rahul Gandhi himself to tell the people of Amethi from wherever he is, rather than keep quiet and keep mum, because that will only lead to his disqualification as a candidate, and people of this country will also realize that Rahul Gandhi is a liar of the first order, of which most of us have no doubt, but this will be proved in a constitutional authority. Thank you. Ravikant. ने जो एक संवैधानिक संस्था के सामने उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में यह भी एक ऑब्जेक्शन लिया गया है कि राहुल गांधी जी का ब्रिटिश नागरिक होने का कोई सबूत है। क्या वो सबूत के आधार पर क्या उनकी नागरिकता को या उनकी एप्लीकेशन को रद्द नहीं करनी चाहिए? उनको सफाई राहुल गांधी को पेश करना है और बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये
कोई पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा नहीं पूछे जा रहे हैं। ये एक्चुअली संविधान के संस्था के द्वारा एक रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सवाल पूछे गए तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। मनोज मिश्रा, नहीं, देखिए, जब भी ये जानकारी सार्वजनिक तौर पर आती है, जब ये ब्रिटिश ऑपरेशंस का, जब ये बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी का एक खुलासा हुआ, तब भी हमने कई बार उनसे सवाल उठाए, पर लेकिन जवाब नहीं मिला। तो आज मौका है, आज ऐसे संविधान संस्था के सामने ये सवाल उठाने का, ये किसी ने इस अवसर को उपयोग किया है। ये राहुल गांधी को आज मौका है बिल्कुल सारे तथ्यों को जनता के सामने रखने का, और किसी प्रकार बचने के लिए कोई स्कोप नहीं है। सच है तो जो भी उनके पास तथ्य हैं वो सामने रखें। जो बैकऑप्स का लिमिटेड कंपनी उनके नाम से है, उन्होंने उसमें निवेश किया, ये खुद उन्होंने कबूल किया। उनके ही इलेक्शन एफिडेविट में ये जानकारी 2004 में दी गई, तो किसी और ने उनके नाम पे तो नहीं इन्वेस्ट किया है। तो लगता है जीजाजी और इनके बहुत बहुत इंटरेस्ट हैं लंदन में। तो बैकऑप्स लिमिटेड एक जानकारी अभी तक आई है, तो आगे देखते हैं और क्या क्या आते हैं। अनामिका रत्ना, नहीं, देखिए, जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हम उसकी जवाब दे गए हैं। तो यदि उनको किसी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो सवाल उठाना है तो उठा सकते हैं, बिल्कुल कोई किसी पर कोई रोक नहीं है। बट लेकिन राहुल गांधी एक पार्टी के अध्यक्ष है, एक परिवार के जन होने के नाते अपने जीवन के अपना कोई राइट उनको लगता है इस देश में सांसद रहने का या देश में हुकूमत करने का, तो कम से कम ब्रिटिश के सिटीजन बने हैं। इस बात को समझकर जानकर हमें काफी दुख होता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कंपनी में क्या डायरेक्टर बनने के लिए क्या वहां झूठ बोलें, तब तो वहां क्रिमिनल केस बनेगा उनके खिलाफ। तो केस यहां बनना है, भारत में क्या आरोपी के रूप में उनको देश के सामने कबूल करना है या ब्रिटेन में आरोपी बनना है, इसका तय खुद राहुल गांधी करें। थैंक यू।